नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के चलते इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है और जल्द ही इसकी सारी वीडियोस को मैं अपने चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप पे अपलोड कर दूंगा। इससे पहले हम राजस्थान में 1857 की क्रांति वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी 4 वीडियो ऑलरेडी मेरे हिस्ट्री चैनल पे अपलोडेड हैं। उसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचता है, तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। तो उसकी एक अलग से वीडियो बना के मैं जल्दी आप लोगों के सामने अपलोड करने वाला हूँ। तो साथियों, आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ये राजस्थान के एकीकरण टॉपिक की फर्स्ट वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने ये आती है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। कई बार इस सवाल को पूछा गया है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। अब इससे ये हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के एकीकरण की अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया थी, जो कई चरणों से होते हुए गुजरती है और 1 नवंबर 1956 को जाके राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। तो एकीकरण से पहले राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसको अगर हम देखें तो एकीकरण से पहले राजस्थान में लगभग 19 रियासतें थी। ठीक है। और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो इसी से हमें ये पता चल जाता है कि राजस्थान कहीं न कहीं 19 रियासतों में, 3 ठिकानों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बँटा हुआ था। तो इतने अलग-अलग टुकड़े होने के चलते ही राजस्थान के एकीकरण का ये जो चरण है या इसकी जो अवधि है, ये अपने आप में बहुत लंबी हो जाती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, जिनको मिला के राजस्थान का एकीकरण पूरा किया गया, वो 19 रियासतें कौन-कौन सी थी। तो 19 रियासतों को अगर देखें तो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों के नाम हम याद रखेंगे। मैंने इन नामों को उस तरीके से लिखा है जैसे-जैसे इनको एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले अगर देखें तो 4 रियासतें हमारे सामने आती हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये पहले चरण में शामिल की जाती हैं। उसके बाद दूसरे चरण को अगर हम देखेंगे, जैसे ही हम दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ और रियासतों के नाम आएंगे, जिसमें लगभग 9 रियासतें शामिल होंगी। तो वो रियासतें होंगी कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। तो इनको साथियों 3 और या तो एक साथ 3 रियासतों के नाम याद किए जा सकते हैं या 4 और 5 का ग्रुप बनाया जा सकता है। तो फिर से देख लेते हैं, पहली 4 कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद अगली 4 अगर हम देखें तो अगली 3 देखते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है। इसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और फिर बचती है टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक है। आगे और रियासतों के नाम अगर हम देखें तो बड़ी रियासतें रह जाती हैं, जयपुर, उदयपुर रियासत, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और सिरोही। तो ये कुल मिला के 19 रियासतें थी। तो एकीकरण के दौर से पहले राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। तो एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और वो 19 रियासतें कौन कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सिरोही। तो ये 19 रियासतें होती हैं। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि इन 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने भी थे। तो अब हम देखते हैं वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे। उन 3 ठिकानों की अगर हम बात करें तो एक ठिकाना था लावा, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था नीमराना। तो 3 जो ठिकाने हैं वो ठिकाने इस प्रकार हैं, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। और इन 3 ठिकानों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश था और उस केंद्र शासित प्रदेश के नाम से हम सभी वाकिफ हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो एक केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम था अजमेर। अब अगर देखा जाए कि राजस्थान ने जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया था, क्या ये अचानक से प्राप्त कर लिया था?
या इसमें कुछ समय लगा था? तो इसको जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि एकीकरण की अवधि कितनी थी। मतलब एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई और कब जाके राजस्थान ने, यानी वर्तमान राजस्थान ने अपना वो स्वरूप ग्रहण किया था। तो राजस्थान में एकीकरण की अवधि की अगर बात करें तो 17 मार्च 1948 से एकीकरण का पहला दौर शुरू होता है या पहला चरण शुरू होता है, और 1 नवंबर 1956 में जाके राजस्थान के एकीकरण की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये संपूर्ण होती है। तो साथियों 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 ये वो समय है जिसे हमने राजस्थान के एकीकरण की अवधि की संज्ञा दी है। तो कुल मिला के ये 4-5 छोटे-छोटे पॉइंट हैं। सबसे पहला सवाल, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। एकीकरण से पहले राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। उनके नाम हम याद कर लेंगे। एकीकरण के चरण से पहले राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? तो एकीकरण के चरण से पहले राजस्थान में कुल 3 ठिकाने थे और उनके नाम थे लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। एकीकरण के चरण से पहले राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो एकीकरण के चरण से पहले राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। और एकीकरण की अवधि कब शुरू हुई? तो एकीकरण की अवधि शुरू होती है 17 मार्च 1948 और एकीकरण की ये संपूर्ण प्रक्रिया खत्म होती है 1 नवंबर 1956 को। तो ये पहली वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन थी उन इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने फिर से एक बार रिवाइज कर दिया है। अब हम देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण। तो साथियों राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो जो पहला चरण निर्मित हुआ उस चरण का नाम था मत्स्य संघ। ठीक है। पहले चरण में मत्स्य संघ बनाया गया था। ठीक। अब सबसे पहला सवाल यहीं से ये उठता है कि मत्स्य संघ किन रियासतों व ठिकानों को मिलाकर बनाया गया था? सवाल उठता है मत्स्य संघ किन रियासतों व ठिकाने को मिलाकर बनाया गया था? तो जैसे मैंने आपको 19 रियासतों के नाम बताए थे उसमें तो शुरू की 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इस मत्स्य संघ को जब बनाया गया था तो उसमें 4 रियासतों को शामिल किया था और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। यानी 4 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर ही मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किया गया था। तो अब वो एक बार फिर से देख लेते हैं वो 4 रियासतें कौन कौन सी हैं। तो अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर सहित 4 रियासतें व नीमराना ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। यानी पहले चरण को किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। और इस चरण में 4 रियासतें शामिल की गई थी, वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, प्लस एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना। तो इन पांचों को मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, वह कहाँ किया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जाता है हमारे उस दौर के केंद्रीय मंत्री श्री NV गाडगिल के द्वारा। और ये उद्घाटन किया गया था भरतपुर के किले में, जिसे भरतपुर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक सवाल और बनता है कि इस संघ का उद्घाटन कब किया गया? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किया गया था। इससे पहले जब ये मत्स्य संघ बनाया गया था तो उस समय कुछ अहम पदों पर कुछ अहम व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया था। तो उन अहम पदों को अगर देखें तो एक पोस्ट बनाई गई थी राज प्रमुख की। ठीक है। और राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर के शासक श्री उदयभान सिंह को। तो राज प्रमुख के पद पे किसे सुशोभित किया गया था? धौलपुर के शासक को। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था महाराजा उदयभान सिंह। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट बनाई गई उपराज प्रमुख की। ठीक है। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया जाता है साथियों अलवर के शासक, और उनका नाम था महाराजा तेज सिंह। तो अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह को मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया और मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह जी को। इसके अलावा इस संघ का प्रधानमंत्री, इस संघ मतलब मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत जी को। तो शोभाराम कुमावत जो है वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनते हैं
और इनका संबंध अलवर प्रजामंडल के साथ में होता है। ये अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता के तौर पे जाने जाते हैं। इस संघ की राजधानी बनाया गया था साथियों अलवर या फिर विराटनगर को। किस संघ की? मत्स्य संघ की। तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर या विराटनगर। अब इसमें एक छोटी सी बात और हमारे सामने आती है कि श्रीमान के.एम. मुंशी के सुझाव पे इस संघ का नाम, किस संघ का? जिसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना है। 4 रियासतें कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर प्लस नीमराना। इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिला के जो संघ बनाया गया था, इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। ये सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये सुझाव देने वाले व्यक्ति थे श्री के.एम. मुंशी। तो मत्स्य संघ का जो नामांकन किया था, ये के.एम. मुंशी के सुझाव पे किया गया था। यानी के.एम. मुंशी ने सुझाव दिया था कि भाई इस संघ का नाम रखा जाए मत्स्य संघ। तो साथियों ये एकीकरण का पहला चरण था। फटाक से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम चरण की अगर बात करें तो उसका नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था 17 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था जिनके नाम थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। वो ठिकाना था नीमराना ठिकाना। इस संघ का उद्घाटन करने वाले उस समय के केंद्रीय मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल थे और उद्घाटन किया गया था भरतपुर के किले में। उद्घाटन की तारीख थी 17 मार्च 1948। इस संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर के शासक महाराजा उदय भान सिंह जी को, और उप राज प्रमुख बनाया जाता है अलवर के शासक श्री तेज सिंह को। प्रधानमंत्री पोस्ट दी गई थी शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत का संबंध अलवर प्रजामंडल के साथ था और इस संघ की राजधानी थी अलवर या विराटनगर। मत्स्य संघ नाम रखा गया था श्री के.एम. मुंशी के सुझाव पे। तो इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण से संबंधित जो जानकारियां थी वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की। साथियों दूसरा जो चरण था उस चरण का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और ये संघ बनाया गया था, यानी दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है ये 25 मार्च 1948 को संपन्न होती है। तो इस नाम को अगर हम देखें, दूसरे चरण में जो संघ बनाया गया उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। इसमें साथियों एक नाम, एक शब्द आता है राजस्थान। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको हम याद रखें। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आजकल एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था, ये पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि मत्स्य संघ में 4 रियासतों का विलय किया गया था और एक ठिकाने का विलय किया गया था, उसी तरीके से जब पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण के तहत, तो उसमें कुल 9 रियासतों को शामिल किया गया था और 2 ठिकानों को शामिल किया गया था। तो इस चरण में राजस्थान की 9 रियासतों व 2 ठिकानों का विलय किया गया और एक संघ बनाया गया जिस संघ का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि भाई वो 9 रियासतें कौन सी थी जिनको मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया था। तो उन 9 रियासतों के अगर हम नाम देखें तो वो 9 रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। ये वो 9 रियासतें हैं जिन्हें दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा जो 2 ठिकाने थे वो 2 ठिकाने थे लावा और कुशलगढ़, क्योंकि कुल मिला के 3 ही ठिकाने थे और नीमराना ठिकाने का विलय मत्स्य संघ में कर दिया गया था 17 मार्च 1948 को। तो अब रह गए 2 ठिकाने, एक लावा और एक कुशलगढ़। इनको दूसरे चरण में जब पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया था 25 मार्च 1948 को, तो उसमें सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ से 2 अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को। या इसको दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि दूसरे चरण में जिन रियासतों व ठिकानों को मिला के संघ का निर्माण किया गया था उस संघ का नाम क्या था? तो साथियों उस संघ का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, इस दूसरे चरण में यानी पूर्व राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतों का विलय किया गया था?
तो पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतों को शामिल किया गया था। और वो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। एक और सवाल बना लेते हैं। दूसरे चरण के तहत, यानी जब पूर्व राजस्थान संघ निर्मित किया गया था, तो कुल कितने ठिकानों को उसमें शामिल किया गया था, या कुल कितने ठिकानों का विलय किया गया था? तो उस समय कुल 2 ठिकानों का विलय किया गया था, और वो 2 ठिकाने थे लावा और कुशलगढ़। तो इस तरीके से ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि अपने आप में अहम हो जाती है, ये हमारे सामने है। अब सवाल उठता है कि इस संघ का, कौन से का? पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था और कब किया था? तो इस संघ का उद्घाटन करने वाले थे, यानी राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले थे उस दौर के केंद्रीय मंत्री श्री एनवी गाडगिल, और ये उद्घाटन किया गया था कोटा दुर्ग में। अब साथियों, यहाँ से एक चीज सिमिलर हो जाती है, और वो क्या है? वो ये है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले भी एनवी गाडगिल थे, और पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले भी एनवी गाडगिल थे। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ भरतपुर फोर्ट में, और पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया कोटा के फोर्ट में या कोटा दुर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज प्रमुख, पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? सवाल फिर से रिपीट करता हूं, पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो साथियों, पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के शासक, और उनका नाम था महारावल भीम सिंह। तो कोटा के शासक भीम सिंह को पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा बूंदी के शासक थे जिनका नाम था महाराजा बहादुर सिंह, उन्हें बनाया जाता है पूर्व राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख पर नियुक्त किया जाता है डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह को। तो 3 नए फैक्ट हमारे सामने आ जाते हैं। पहला ये कि पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को। पूर्व राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है बूंदी के शासक बहादुर सिंह जी को, और पूर्व राजस्थान संघ का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह जी को। ठीक, तो 3 अहम इंफॉर्मेशन है, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसके अलावा पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है श्रीमान गोकुल लाल असावा को। ठीक है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, जिनका संबंध अलवर प्रजामंडल के साथ था। तो साथियों, इस तरीके से हम दोनों चरणों के दौरान थोड़ी सी सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते हैं, या पोस्ट के हिसाब से नामों को याद कर सकते हैं। तो वहाँ हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई शोभाराम कुमावत जो है वो पहले चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, गोकुल लाल असावा दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सब अपना अपना तरीका जानते हैं किस तरीके से उनको चीज़ें माइंड में सेट होती हैं। अब बात करते हैं राजधानी की। तो पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बनाया जाता है कोटा को। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर, विराटनगर यानी अलवर को। तो इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। एक बार तुरंत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दूसरे चरण में जो संघ बनाया गया था उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 को श्री एनवी गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था कोटा के दुर्ग में। इस संघ में कुल 9 रियासतों को शामिल किया गया था, जिनके नाम थे कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। 2 ठिकानों को सम्मिलित किया गया था, लावा और कुशलगढ़ को। ठीक है, इस संघ का यानी राजस्थान संघ का उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था। कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, और बूंदी के शासक श्री बहादुर सिंह जी को पूर्व राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। कनिष्ठ उपराज प्रमुख की पोस्ट दी गई थी डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी को, और प्रधानमंत्री बनाया गया था श्रीमान गोकुल लाल असावा को, और राजधानी थी कोटा। तो इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा होता है। अब हम बात करते हैं साथियों राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की। तीसरे चरण का नाम रखा गया था साथियों संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और इस संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को।
थोड़ा सा दिलचस्प है, देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज़, तीसरे चरण को अगर देखें तो इसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिला के एक संघ बनाया गया था। दूसरे चरण में 9 रियासतें और 2 ठिकानों को मिला के एक संघ बनाया गया था। अब देखते हैं तीसरे चरण में कौन-कौन सी रियासतें कौन-कौन सी रियासतों का विलय किया जाता है। ठीक? तो अब थोड़ा सा डेट्स को भी देख लेते हैं। मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 17 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया था 25 मार्च 1948। और तीसरे चरण में जब संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया तो इसकी अवधि पूरी होती है 18 अप्रैल 1948। तो कुल मिला के एक ही साल में 2 महीनों के अंदर ही, वैसे देखा जाए 17 मार्च 1948 से 18 अप्रैल 1948, तो 1 महीना 1 दिन में 3 संघ बना दिए जाते हैं। ठीक है? अब आता है सवाल कि कौन सी वो रियासत थी। तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं। उदयपुर के शासक होते हैं जिनका नाम होता है महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है? तो उदयपुर के शासक महाराणा भूपाल सिंह और जो प्रजामंडल था उदयपुर का, तो प्रजामंडल के नेताओं और भोपाल सिंह के बीच में मंत्रिमंडल को लेके मतभेद हो जाते हैं। ठीक है? और ये मतभेद बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उदयपुर के शासक भोपाल सिंह जो है वो अपना मन बना लेते हैं कि मुझे अपनी रियासत को राजस्थान संघ में मिलाना है। तो शुरुआत होती है उदयपुर के शासक की तरफ से कि मुझे राजस्थान संघ में अपनी रियासत का विलय करना है। ठीक है? 28 मार्च 1948 को क्या होता है कि भोपाल सिंह जो है वो औपचारिक रूप से घोषणा कर देते हैं या औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति दे देते हैं। और ये अपना जो स्वीकृति पत्र है ये भेजते हैं रियासती विभाग के पास में कि भाई हमें संघ में शामिल होना है, हमारी रियासत को संघ में शामिल करना है। तो ये लेटर भेजा जाता है 28 मार्च 1948 को। किसके द्वारा? महाराणा भूपाल सिंह जी भेजते हैं जो कि उदयपुर के शासक थे। और किसके पास? तो रियासती विभाग के पास, जिसका काम था अलग अलग रियासतों को मिला के एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण करना। जब ये पत्र भेजते हैं तो उस पत्र में इनकी 3 मांगे होती हैं। किसकी? महाराणा भूपाल सिंह की। कौन है ये? ये हैं उदयपुर के शासक। तो इनकी 3 मांगों को देखते हैं कौन कौन सी 3 मांग थी। इनकी पहली मांग ये थी कि उनको यानी भोपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है? हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए इन्हें ही राज प्रमुख बनाया जाए। किसका? जो नया संघ बनेगा, यानी उदयपुर के शामिल होने के बाद जो नया संघ बनेगा उस संघ का राज प्रमुख वंशानुगत तौर पे बनाया जाए महाराणा भूपाल सिंह को। ये पहली मांग थी। दूसरी मांग इनकी ये थी कि इनको अपने निजी खर्चे के लिए यानी प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए सालाना मिलने चाहिए। तो ये इन्होंने अपनी इनकम की बात की। तो उन्हें 20 लाख वार्षिक निजी खर्च यानी प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएं। ये दूसरी डिमांड थी महाराणा भूपाल सिंह की। और तीसरी ये थी कि जो भी संघ बनाया जाए यानी जो संयुक्त राजस्थान संघ बनेगा उसकी राजधानी बनाया जाए उदयपुर को। ठीक है? तो उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या महाराणा भूपाल सिंह की इन तीनों मांगों को रियासती विभाग स्वीकृति देगा, उसको मान लेगा, या फिर डिनाई कर देगा, मना कर देगा? तो उस चीज को हमें देखना है। तो एक बार फिर से इतने सी स्लाइड का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तीसरे चरण में जो संघ बनाया गया था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ, और ये बनता है 18 अप्रैल 1948 को। इस संघ में, ये जो नया संघ बना, इसमें एकमात्र उदयपुर रियासत का विलय किया जाता है। और विलय का कारण क्या था कि महाराणा भूपाल सिंह और उनके जो प्रजामंडल के नेता थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक मतभेद हो जाता है मंत्रिमंडल के गठन को लेके, जिसके चलते भूपाल सिंह ये फैसला करते हैं कि उन्हें जो है संयुक्त राजस्थान संघ में अपनी रियासत का विलय करना है। जिसके चलते वो 28 मार्च 1948 को अपना एक स्वीकृति पत्र जो है वो रियासती विभाग के पास भेज देते हैं। और उसमें 3 मांगें लिखी होती हैं। पहली ये कि भोपाल सिंह को वंशानुगत तौर पे राज प्रमुख बनाया जाए संयुक्त राजस्थान का।
प्रीवी पर्स के रूप में उन्हें 20 लाख रुपए सालाना दिए जाएं और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। अब दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराजा की इन तीनों मांगों को रियासती विभाग ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हमें ये तीनों मांगे मंजूर हैं। अब जब ये तीनों मांगे मंजूर हुई तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले थे श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जेएल नेहरू के द्वारा संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था। अब पहली मांग थी महाराणा भूपाल सिंह की कि भाई उन्हें राज प्रमुख बनाया जाए वंशानुगत रूप से। तो संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन बनेगा? तो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। ठीक है, जो कि उदयपुर या मेवाड़ के शासक हैं। ठीक, अब ये जो संयुक्त राजस्थान बना, ये दूसरे चरण में जो पूर्व राजस्थान संघ था उसमें उदयपुर रियासत को मिला के ही बनाया गया था। तो अब देखते हैं कि भाई वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया जाएगा। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा के शासक भीम सिंह को। ठीक है, महारावल भीम सिंह जो कि कोटा के शासक हैं, इन्हें बनाया जाता है संयुक्त राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख। अब एक चीज और, एक बदलाव और किया गया कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख पद पर 2 लोगों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और वो 2 लोग कौन थे? तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख की पोस्ट हो गई 2। ठीक है, एक पे तो नियुक्त किया गया बूंदी के शासक बहादुर सिंह को और दूसरी दी गई डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह को। ये हो गई कनिष्ठ उपराज प्रमुख की 2 पोस्ट। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह हो गए और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में बूंदी के शासक और डूंगरपुर के शासक, ये इन दोनों को दे दी जाती है। प्रधानमंत्री बनाया जाता है संयुक्त राजस्थान संघ का माणिक्यलाल वर्मा को। और राजधानी, जो कि तीसरी डिमांड थी महाराणा भूपाल सिंह की कि भाई राजधानी उदयपुर को बनाया जाए, तो राजधानी बनाया जाता है उदयपुर को। तो साथियों, इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण भी पूरा होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया जाता है साथियों 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, दूसरा सवाल, संयुक्त राजस्थान संघ में किस रियासत का विलय किया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय करके संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद सवाल आता है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? श्री एन.वी. गाडगिल। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? श्री एन.वी. गाडगिल। और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया जाता है श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक, अब अगला सवाल उठता है, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह जी को। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है कोटा के शासक महारावल भीम सिंह को। कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो है वो 2 लोगों को बनाया जाता है। एक होते हैं बूंदी के शासक बहादुर सिंह और दूसरे होते हैं डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। ठीक है, उसके अलावा दूसरे चरण में अगर हम देखें, पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा और संयुक्त राजस्थान संघ यानी तीसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। तो इस तरीके से एकीकरण के 3 चरण पूरे होते हैं। अब देखते हैं साथियों एकीकरण के चौथे चरण को। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो चौथे चरण में बनाया जाता है वृहत राजस्थान। और वृहत राजस्थान का गठन कब किया जाता है? तो वृहत राजस्थान का गठन किया जाता है साथियों 30 मार्च 1949 को। ठीक है, चौथे चरण में वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया गया और 30 मार्च 1949 को ये चौथे चरण के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यानी जो अभी तक जो रियासतें, जिन रियासतों का किसी भी संघ में विलय नहीं हुआ था, उन रियासतों को ही इस संघ में शामिल किया जाना है। तो कौन कौन सी रियासतें हैं जिनका अभी तक विलय नहीं हुआ? तो उसमें जयपुर रियासत रहती है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही, ये 3 रियासतें हैं जिनका अभी तक विलय नहीं होता है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश रह जाता है अजमेर मेरवाड़ा। तो अब देखते हैं कि चौथे चरण में
जिसका नाम वृहत राजस्थान था, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था, उसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई जाती हैं? तो मत्स्य संघ व संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व सिरोही राज्य ही एकीकरण की प्रक्रिया से बचे हुए थे। अब सिरोही की अगर हम बात करें तो मई 1949 में सिरोही राज्य का जो प्रबंध था वो मुंबई सरकार को सौंप दिया गया। यानी जो बंबई की सरकार थी वो सिरोही का प्रबंध देख रही थी, यानी सिरोही उनकी जिम्मेदारी था। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार ने खुद अपने हाथ में रखा हुआ था, तो जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार के पास था। अब अगर इन पांचों रियासतों को देखें तो इन पांचों रियासतों में सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार के हाथ में है, जैसलमेर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में है, तो बच गई तीन रियासतें, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक। अब रियासती विभाग के जो मापदंड थे उनके अनुसार किसी भी संघ के में शामिल करने के बाद में रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। रियासती विभाग ने कुछ ऐसे मापदंड तैयार किए थे और उन मापदंडों से ये पता चलता था कि भाई कौन सी रियासत किसी भी संघ में शामिल होने के बाद में स्वतंत्र रह सकती है। तो उन मापदंडों की अगर बात करें, उन मापदंडों के अनुसार जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत को संघ के अंतर्गत स्वतंत्र रहने का अधिकार था। यानी ये तीनों रियासतें उन मापदंडों के ऊपर खरी उतर रही थी, इसलिए ये स्वतंत्र रह सकती थी किसी भी संघ में शामिल होने के बाद। तो देख लेते हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर रियासती, ये तीनों रियासतें रियासती विभाग के मापदंडों के अनुसार संघ के अंतर्गत स्वतंत्र रहने के अधिकारी थे। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ समितियों के बारे में, देखते हैं कि किस तरीके से कैसे इन रियासतों को मिलाया जाएगा, कैसे जो है उस समय में ये मांग की गई या परिस्थितियां या पृष्ठभूमि तैयार हुई जिसके चलते इन रियासतों का विलय करके वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। तो साथियों, एक समिति का नाम आता है जिसे कहा गया राजस्थान आंदोलन समिति। ठीक है, राजस्थान आंदोलन समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे श्रीमान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया इस समिति के अध्यक्ष थे। अब इस समिति की एक मांग थी, वो मांग क्या थी? इस समिति की मांग थी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिला के एक मजबूत संघ बना दिया जाए। यानी जो राजस्थान आंदोलन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उस समिति की मांग ये थी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर यानी इन चार रियासतों के साथ मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया जाए। यानी तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बनता है, तो उस संयुक्त राजस्थान में मिला दिया जाए और एक मजबूत संघ का निर्माण किया जाए। तो इस तरीके से मांग शुरू होती है इन रियासतों के विलय को लेकर। अब तारीख आती है 1 दिसंबर 1948। 1 दिसंबर 1948 की अगर बात करें तो ये तिथि अपने आप में इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इस तिथि के दिन रियासती विभाग के उस समय सचिव थे श्री वीपी मेनन। तो रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने क्या किया, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों से बातचीत शुरू कर दी वृहत राजस्थान संघ के निर्माण को लेके। ठीक है, तो इस संबंध में वो बातचीत शुरू कर देते हैं। अब जब बातचीत शुरू हुई तो 11 जनवरी 1949 के दिन इन तीनों रियासतों के शासक यानी जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत के शासक ये क्या करते हैं, इन्होंने सहमति दे दी अपनी अपनी रियासतों के विलय को लेके। तो 11 जनवरी 1949 को क्या होता है, 11 जनवरी 1949 को जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के शासकों ने विलय के लिए स्वीकृति दे दी। और जैसे ही ये लोग अपनी सहमति देते हैं कि भाई इनकी रियासतों का विलय कर दिया जाए और वृहत राजस्थान संघ का निर्माण कर दिया जाए, तो 3 दिन बाद 14 जनवरी 1949 को क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उदयपुर में घोषणा कर देते हैं कि वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कहाँ पे की? उदयपुर के अंदर की। क्या घोषणा की? कि भाई इन रियासतों को मिला के वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया जाएगा। और ये घोषणा किस दिन की? तो 14 जनवरी 1949 को की। क्यों? क्योंकि 11 जनवरी 1949 को इन तीनों बड़ी रियासतों के शासकों ने सहमति दे दी थी अपनी अपनी रियासतों को मिलाकर एक नया संघ बनाने को लेकर।
ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही पटेल साहब उदयपुर में ये घोषणा करते हैं कि भाई वृहत राजस्थान संघ बनाया जाएगा और जिसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें भी सम्मिलित होंगी, तो 3 फरवरी 1949 को यानी अगले महीने दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है। ठीक है। और इस बैठक को बुलाने वाले व्यक्ति थे सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में कुछ लोगों को शामिल किया गया था बातचीत करने के लिए, जो बातचीत वृहत राजस्थान संघ के संदर्भ में होनी थी। तो 3 फरवरी 1949 को सरदार पटेल ने जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा व हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया और उस बैठक में कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। ठीक है। और कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं। तो 3 फरवरी 1949 की ये जो बैठक, जिस बैठक में माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री ये शामिल होते हैं, इस बैठक में जो अहम निर्णय लिए गए थे वो निर्णय क्या थे वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया गया था कि जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड को राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है। 3 फरवरी 1949 की मीटिंग इसलिए भी अहम है कि इसी मीटिंग में हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास सम्मिलित होते हैं और आपस में बातचीत करने के बाद में निर्णय लिया जाता है कि जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड को राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। सबसे अहम चीज। दूसरी क्या बात थी? दूसरी बात ये थी कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाए, यानी एक नई पोस्ट बना दी। तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को क्या बनाया जाए? महाराज प्रमुख। इसके अलावा तीसरा निर्णय लिया गया कि जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह, कोटा के शासक भीम सिंह, इन दोनों को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया जाए। तो जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह, कोटा के शासक भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया जाए। अब सवाल उठता था कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद किसे दिया जाए? तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाए। किसका? वृहत राजस्थान का। ठीक है। तो एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। वृहत राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान संघ के वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद 2 लोगों को दिया गया और वो 2 थे, जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह और कोटा के शासक भीम सिंह। वृहत राजस्थान के कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद भी 2 लोगों को दिया गया, बूंदी के शासक बहादुर सिंह और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को। ठीक है। और मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के शासक थे, उन्हें राजस्थान का जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया गया और मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है। तो साथियों, इस तरीके से 3 फरवरी 1949 की जो बैठक है, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी सरदार पटेल के द्वारा, वो अहम हो जाती है। बाद में ये जो निर्णय लिए गए, इन्हीं निर्णयों को एज इट इज स्वीकार कर लिया गया। लेकिन एक समस्या ये उठी कि वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया जाए। अब राजधानी बनाने को लेके विवाद उठ खड़ा होता है और ये विवाद उठ खड़ा होता है जोधपुर और जयपुर के बीच में। जयपुर के शासक चाह रहे थे कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए वृहत राजस्थान की, और जोधपुर के शासक चाह रहे थे कि भाई जोधपुर को राजधानी बनाया जाए वृहत राजस्थान की। अब जब विवाद होना शुरू हुआ तो एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं उस समिति का नाम क्या था, किसने उस समिति का गठन किया, उस समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे और उस समिति का फिर सिफारिश या उस समिति ने क्या सिफारिश की थी या फिर क्या निर्णय लिया या क्या सुझाव दिया था। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं BR पटेल समिति को। ठीक है। अब देख लेते हैं। राजधानी बनाने को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य विवाद हुआ और इस विवाद के निपटारे के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने BR पटेल समिति का गठन किया। तो पहली चीज, राजधानी को लेके जब विवाद हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच, तो किस समिति का गठन किया गया था? तो उस समय BR पटेल समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं कि BR पटेल समिति में कौन कौन सदस्य या कौन कौन लोग शामिल हैं। तो इस समिति में पंजाब राज्य के मुख्य सचिव BR पटेल कौन थे? ये पंजाब राज्य के मुख्य सचिव थे।
तो इस समिति में पंजाब राज्य के मुख्य सचिव B.R. पटेल, इनके अलावा 2 और लोग लेफ्टिनेंट कर्नल S.C. पुरी व H.P. सिन्हा शामिल थे। तो B.R. पटेल समिति में कुल 3 लोग शामिल थे, जिसमें से B.R. पटेल साहब जो कि पंजाब के मुख्य सचिव थे, ये उसके अध्यक्ष थे, और इनके साथ 2 इनके सहयोगी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल S.C. पुरी और H.P. सिन्हा। ठीक है। अब इस समिति ने सुझाव क्या दिया? तो इस समिति का सुझाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने जयपुर जोधपुर दोनों को खुश किया। किस तरीके से? इस समिति ने सुझाव दिया कि जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया जाए, साथ में हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थापित किया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जोधपुर रियासत के शासक को भी तसल्ली मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, और जयपुर रियासत के शासक जो चाह रहे थे वो भी हो जाता है। तो एक तरीके से समन्वय स्थापित करने वाला निर्णय B.R. पटेल समिति देती है कि भाई वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए और जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थापित कर दिया जाए। ठीक है। तो इसलिए ये समिति अपने आप में अहम हो जाती है। अब आता है साथियों वो दिन जिस दिन इस संघ का उद्घाटन किया जाता है। कौन से संघ का? वृहत राजस्थान संघ का। तो वो दिन है साथियों 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को जयपुर के सिटी पैलेस में वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किया जाता है। वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन कब किया जाता है? तो 30 मार्च 1949 को। ठीक है। कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। जयपुर में कहाँ? सिटी पैलेस के अंदर। अब सवाल उठता है कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो साथियों वृहत राजस्थान का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया था। ठीक है। और मुख्यमंत्री बनाया गया वृहत राजस्थान संघ का हीरालाल शास्त्री को। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी चौथे चरण को लेके। तो इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण के 4 चरणों को हम लोग पढ़ चुके हैं। बचते हैं 3 चरण, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में उनको लेके एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो आप लोगों के समक्ष अपलोड होगी। तो आपसे आग्रह अनुरोध यही है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, अपने सुझाव दें। सुझाव के लिए मंच सदैव खुला है। और आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दूसरे साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राजस्थान हिस्ट्री को लेके और इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएं। तो इस तरीके से हमने राजस्थान के एकीकरण के पहले 4 चरणों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं जल्द ही उस वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू।